अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी बॉटनी बी का सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग रीड करेंगे और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुपबंदी करना। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उन देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज है, ठीक है। और उन सिमिलैरिटीज की बेस पे हम क्या करेंगे, उनके छोटे बड़े ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनको स्टडी करना आसान हो जाए। देखें, एक पर्सन तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, उसका कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप लेगा ताकि उसके बारे में फिर वो तमाम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करे, उनको स्टडी करे, उनको डिस्कस करे और देन अदर लोगों के साथ वो शेयर कर सके। इसलिए ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। द मेजर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशंस आर मॉर्फोलॉजी। अब जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है उसकी बुनियाद कौन कौन सी बातें हैं, वो है मॉर्फोलॉजी, अनाटमी, पेलानोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये आप लोगों ने लिख लेना बाद में, पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, पेलानोलॉजी कहती है। कैरियोलॉजी या क्रोमोसोम की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है सीरोलॉजी, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सीरम्स, केमिकल कंपाउंड को स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है फाइटोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, फाइटो मीन फाइट से प्लांट के इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर जो प्लांट है वो किस इलाके में कौन से प्लांट है, उनकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। उसके बाद है पेलियोंटोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्रीज। The criteria of classification are based on various fields of study. It has been changed many times. Criteria depend on new investigation. देखें, अब हम कहें ना कि भी जो चीज़ें साइंस में इस वक्त तक डिस्कवर हो चुकी हैं, इन्वेंट हो चुकी हैं, ये कंप्लीट है नहीं। आए रोज क्या हो रही है, न्यू वैरायटीज ऑर्गेनिज्म की डिस्कवर हो रही है, उनकी क्लासिफिकेशन और न्यू इन्वेंशन सामने आ रही हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस के क्राइटेरिया चेंज हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ algae वर यूनिसेलुलैरिटी और सिंपल मल्टीसेलुलैरिटी एंड प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। देयरफॉर ब्लू ग्रीन algae साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन algae। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, उन्होंने देखा भी, देखें ये बात आप लोग दोबारा गौर करें इस पे, वो ये कह रहा है कि जो पुरानी क्लासिफिकेशन का मेथड था वो दो चार बातों पे बुनियाद बना के ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर देते थे कि अलगी क्या है, सिंपल यूनिसेलुलर है या सिंपल मल्टीसेलुलर है, दूसरा इनके पास पिगमेंट है। अब जब ज्यादा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न्यू टेक्निक इन्वेंट नहीं हुई थी, तब तो साइनोबैक्टीरिया को भी अलगी में ही कंसीडर करते थे। साइनोबैक्टीरिया मीन ब्लू ग्रीन अलगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, उन्होंने देखा कि भी साइनोबैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, इसके अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, जबकि अलगी के अंदर तो क्या न्यूक्लियस है। बाद में क्या किया, इनको भी अलग अलग किंगडम में डाल दिया, अलगी को अलगी वाले किंगडम में और साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में शामिल किया गया। ये सब बातें किस चीज के ऊपर बेस कर रही हैं, इन्वेंशंस पे, टेक्निक्स पे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बात फिर दोबारा यहाँ पे आ गई है क्लासिफिकेशन के हवाले से, मॉर्फोलॉजी और उनकी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है। देन अब हम न्यू बात को ऐड करेंगे इसमें, सी पॉइंट पे है। जो ये पहली दो बातें हैं ये हम लास्ट चैप्टर पे डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया जाता है, उनकी एवोल्यूशन को। जो न्यू बात शामिल की गई है वो क्या है, स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखें, इसमें क्या करना है कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हम चाह रहे हैं कि भाई इनको एक ही ग्रुप में शामिल कर दें, तो उनको एक ही ग्रुप में ऐसे शामिल तो नहीं करेंगे ना, उनकी हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, दोनों बातें हमें सेम नजर आ गई। लेकिन जब हम लोग फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को स्टडी करेंगे, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को देखेंगे। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन दोनों की सीक्वेंस देखेंगे। अगर उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के डीएनए आरएनए की सीक्वेंस में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हमें नजर आती हैं, तब तो हम उनको एक ग्रुप में डालेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उनको डिफरेंट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ये है स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। Therefore, many traditional taxonomists oppose this approach. बेसिस, अब उसके बाद न्यू प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन सी बातें बुनियाद बनाई गई हैं।
पहली है कि अर्लियर सेल वॉल वाज बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक क्या था कि जिनके पास सेल वॉल है उनको प्लांट किंगडम में डाल दो, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल किंगडम में डाल दो। देखिए टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसमें से बड़ा टेक्निकल एमसीक्यू बनता है। टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग भाई टू किंगडम में कौन कौन से जानदार थे? टू किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लांट में पौधे शामिल थे, उनके पास सेल वाल है। बैक्टीरिया शामिल था, उनके पास भी सेल वाल है। अलगी शामिल था, उनके पास भी सेल वाल है। फंगाई भी प्लांट में शामिल था क्योंकि उनके पास भी क्या है? सेल वाल है। ये बात समझ आई? टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम में कौन से थे? उसके बाद लेटर इन फाइव किंगडम, जब पांच किंगडम सिस्टम आ गया, पांच किंगडम सिस्टम किसने पेश किया था? रॉबर्ट विटेकर ने। किसने? रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी प्रोकैरियोट हैं, बैक्टीरिया हैं, सबको किंगडम मोनेरा में रखा गया। उसके बाद जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, इन सबको डाला गया किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। फंगाई को किंगडम फंगाई में डाला गया, प्लांट्स को प्लांटी में और एनिमल को एनिमेलिया किंगडम में। इन सबको अलग अलग स्टेटस दिया गया। और ये बात क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आर बेस्ड ऑन वास्कुलर टिश्यू एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू। प्लांट लेकिंग वास्कुलर टिश्यू आर वर प्लेस्ड इन ब्रायोफाइटा, और जिनके पास जाइलम फ्लोएम था उनको किस में शामिल किया गया? ट्रेकियोफाइटा में। फिर ट्रेकियोफाइटा को फिर आगे दो ग्रुप है जो हम लोग बॉटनी ए में पढ़ रहे हैं। ट्रेकियोफाइटा के दो ग्रुप है, एक वो ग्रुप है, देखिए ट्रेकियोफाइटा में सारे वास्कुलर हैं, इनके फिर दो ग्रुप है। एक वो है जो स्पोर के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको कहते हैं टेरिडोफाइट्स, और जो सीड के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं उनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को क्या कहते हैं? हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। 4 पॉइंट देखें, ट्रेकियोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, सीड प्रोड्यूसिंग एंड नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट फॉर्म द ग्रुप टेरिडोफाइटा, जबकि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोफाइटा। फिर सीड प्रोड्यूसिंग के दो ग्रुप हैं, जिनके सीड नेकेड होंगे, फल नहीं होगा, ओवरी नहीं है तो फल नहीं, सिर्फ सीड बनेगा। जिम्नोस्पर्म में जिनके पास फूल होगा, फूल में कार्पल होगा, कार्पल में ओवरी होगी, ओवरी से बनेगा फल, तो बीज फल के अंदर बंद होगा। इनको शामिल करते हैं हम लोग किसमें? एंजियोस्पर्मी में। फिर एंजियोस्पर्मी के दो आगे पोर्शन है सीड के हवाले से, उनके सीड में जो कॉटिलीडन है, अगर तो एक कॉटिलीडन है तो मोनोकॉटिलीडन, जिसमें दो कॉटिलीडन होंगे तो उनको कहेंगे डाइकॉट ग्रुप। जी ये बात समझ आ गई? 6 पॉइंट आप लोगों को कि प्लांट की क्लासिफिकेशन के हवाले से कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले है उनकी सेल वाल की बात है, फिर उनके सेल का फर्क है, सेल के बाद फिर उनके प्लांट के सेल अलग हो गए, प्लांट्स अलग हो गए उनके, फिर वास्कुलर बंडल का फर्क है, फिर सीड और स्पोर का फर्क है, फिर सीड कवर है या नहीं है उनका फर्क है, फिर सीड में डाइकोटिलीडन का क्या फर्क है, ये बातें बुनियाद बनाई गई। देन हमारे पास है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, इनको हम लोग पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वही है किंगडम से लेके स्पीशीज तक। द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड टेक्सा। टेक्सा को क्या कहते हैं? टेक्सॉन भी कहते हैं। जी ये सामने स्क्रीन पे जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इसे आप लोग रीड करें, इसमें से फिर अपना क्वेश्चन पूछें। जी सब लोग ये सामने नंबर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पैराग्राफ और उसमें जो स्पीशीज वाला पैराग्राफ है, इसको आप लोग रीड करें और इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें। जी
सबने रीड कर लिया इसे? जी सर, कर लिया। इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का? सिर्फ स्पीशीज के हवाले से बताया गया है। और हर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। ठीक है, ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे है। ये आगे जो हम पढ़ेंगे अभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देयर मे बी नंबर ऑफ वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज। अब देखें ना, जैसे हम लोग कहते हैं, आप लोगों के सामने कॉमन एग्जांपल होगी, आम से ले लें, मैंगो से। अब मैंगो तो एक स्पीशीज है, आगे कितनी वैरायटीज है, डिफरेंट वैरायटीज है। वीट को ले लें, गंदम को, गंदम तो एक स्पीशीज है, लेकिन आगे क्या है उनकी, सैकड़ों वैरायटीज मौजूद है। तो ये है कि स्पीशीज से छोटा लेवल कौन सा होगा, सब स्पीशीज होगा। और फिर सब स्पीशीज को किस में डिवाइड करेंगे, वैरायटी में। और वैरायटी से छोटा लेवल कौन सा होगा, फॉर्म। सब स्पीशीज क्या है, द मेंबर ऑफ सब स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग and producing fertile offspring, but they do not interbreed in nature due to geographical isolation and other factors. The difference between subspecies are usually less distinct than difference between species. आप इंटरब्रीडिंग तो कर सकते हैं आगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी, लेकिन ये नेचुरली तरीके से खुद नहीं कर सकती। डिफरेंट वैरायटीज, इनकी रिप्रोडक्शन करवाना पड़ती है। उसके बाद है सब स्पीशीज से छोटा लेवल कौन सा आएगा हमारे पास, वैरायटी आता है। वैरायटी विल हैव एन अपीयरेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर वैरायटीज, बट दे विल हाइब्रिडाइज फ्रीली विद दोज अदर वैरायटीज। अब देखिए, आपके इस तरीके से है कि आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर। आप गौर करिएगा, आप लोगों के सामने ना दो किस्म की वैरायटी ग्रो करवाई गई है गंदम की। ठीक है, गंदम के पौधों की दो डिफरेंट वैरायटी हैं। अब उनके ऊपर फ्लावरिंग है। हाँ, गंदम में फ्लावर लगते हैं, इनफ्लोरेसेंस भी है, लेकिन ये सिंपल फ्लावर है। सिंपल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें पेटल नहीं होती। सेपल भी होगा, स्टेमन, कार्पल, सब चीजों की, सिर्फ पेटल नहीं होगा। अब क्या करोगे, आपके पास एक वैरायटी ए है, एक वैरायटी बी है। अब आप क्या गए, ए वैरायटी के पास गए, उसके कर्नल्स को, उसका जो सिट्टा लगा हुआ है ना, उसको आप लोगों ने कैंची से काटा। ठीक है, और इसको जाके दूसरा, आप वहां से ए से लेके बी में चले गए, बी के गंदम के सीटे को दरमियान से काटा, उसके कर्नल्स को। अब आपने क्या किया, उन दोनों की ओवरीज एक्सपोज हो गई। आपने क्या किया, जो ए वैरायटी लेके आए थे उसके ऊपर आके ना आपने शेक किया, उसके पोलन ग्रेन बी वैरायटी में जाके गिरे। ये आपने क्या की, उनकी हाइब्रिडाइजेशन कर दी कि एक के डिफरेंट दो वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं और आगे न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वैरायटी से छोटा लेवल कौन सा है, फॉर्म। फॉर्म इज यूज्ड फॉर वेरिएशन इन सिंगल फीचर विद इन अ वैरायटी, फॉर एग्जांपल राउंड और रिंकल सीड। समझ आ गया, ये दो फॉर्म, वैरायटी एक ही है, दो डिफरेंट तरह के करेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगा, फॉर्म। अब स्पीशीज से अगला लेवल कौन सा आ जाता है हमारे पास, जेनरा। एक से ज्यादा स्पीशीज आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सिमिलर स्पीशीज, जेनरा बना। जैसे सोलानम ट्यूबरोसम है, सोलानम नाइग्रम है, सोलानम मेलेंजीना है, ये सब की स्पीशीज जीनस क्या है, एक ही है, कौन सा, सोलानम। ठीक है, उसके बाद है फैमिली। फैमिली में देखें, सिमिलर जेनरा फॉर्म ऑफ फैमिली। जैसे सोलानम, सोलानम है जीनस, एक जीनस सोलानम है, दूसरा लाइकोपर्सिकम है, तीसरा जीनस है निकोटियाना। इन तीनों जीनस की सिपे वैरायटी, इन तीनों जीनस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती हैं, तो इन तीनों की फैमिली क्या होगी, सेम। कौन सी फैमिली है, सोलानेसी है। और फिर सिमिलर आर्डर आपस में फैमिलियां मिलके आर्डर बनाती हैं, आर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, क्लास मिलके क्या बनाते, देखें जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सबकी सबकी एक ही क्लास है, कौन सी, एंजियोस्पर्मी।
और एंजियोस्पर्मी के बाद देखें जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम है उनकी एक डिवीजन है, जिनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है उनकी दूसरी डिवीजन है, एक ब्रायोफाइटा और एक ट्रेकियोफाइटा। और जब हम सारे प्लांट को इकट्ठा करेंगे, चाहे वो वास्कुलर है नॉन वास्कुलर है, सब डिवीजन दोनों डिवीजन इकट्ठी की तो एक बड़ा लेवल बनेगा, उसका नेम क्या है? किंगडम है। जी क्लासिफिकेशन समझ आ गई आप लोगों को? सबसे बड़ा लेवल कौन सा? किंगडम। किंगडम से छोटा फाइलम या डिवीजन, डिवीजन से छोटा क्लास, क्लास से छोटा ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा फैमिली, फैमिली से छोटा लेवल जीनस, जीनस छोटा स्पीशीज, स्पीशीज से छोटा लेवल सब स्पीशीज है, उससे छोटा लेवल वैरायटी है, और वैरायटी से छोटा लेवल क्या है? फॉर्म्स। ये हैं एक्चुअल में क्लासिफिकेशन के लेवल्स जिन्हें हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग यहाँ पे बॉटनी के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो जितने भी डिफरेंट प्लांट है उनके दरमियान फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी किया जा सके, ठीक है, उनके दरमियान सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जा सके, उनकी प्लांट्स की फाइटोजियोग्राफी बयान की जा सके, इन सब बातों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन के हमारे पास आएंगे। ये अब आप लोग खास तौर पे जाग के बैठिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? सिर्फ एक मेंबर की आवाज है, बारी बारी बोले आप लोग भी। जी सर आ रही है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में देखें जानदारों की क्लासिफिकेशन में कार्लेस लीनियस का बड़ा नाम सुनते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? प्री लीनियस पीरियड। इसमें क्या था? ऑर्गेनाइज्ड प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज एब्सेंट इन प्री लीनियस पीरियड। The Greek classified plant on the basis of habit or economic importance. सबसे पहले किन की क्लासिफिकेशन का जिक्र आता है? ग्रीक्स का, यूनानियों का। Their system is called Arborist classification system. Some of the Greek taxonomists were Theophrastus. अब Theophrastus कौन है? ये फादर ऑफ बॉटनी है। उसके बाद एल्डर डेस्कार जी डायोस्कॉर्डिया है, उसके बाद मैग्नस है, फिर कौन है? बोहेन है और जॉन रे है। ये सब किस सिस्टम के हवाले से हैं? ये हमें मिलते हैं हार्बरलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और हार्बरलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया जाता था वो उनकी हैबिट और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और जो उस वक्त जिन्होंने हार्बरलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो सब साइंटिस्ट क्या थे? ग्रीक थे, जिनके नेम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाता है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम यूज किया था। कौन सा? आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें क्या करते हैं? जानदारों की सिर्फ मार्फोलॉजी को नोट किया जाता है। कार्लस लीनियस वाज अ स्वीडिश बॉटनिस्ट। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. He introduced first classification system. This system is considered as the beginning point. He classified the plant on the basis of characteristics of stamen. He classified the plant into 24 classes. His system of classification was artificial. Therefore, his classification included quite unnatural group. Linnaeus tried to correct his defect. He worked a lot on natural system, but he failed to devise comprehensive natural group of plant. इसने artificial सिर्फ visible character को देख के plants को इसने classify किया था। Carolus Linnaeus devised a system for naming and classifying the organism. It is called binomial nomenclature. Carolus Linnaeus की ये सबसे बड़ी एक अप्रोच है कि इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें हर जानदार की स्पीशीज को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। और वो साइंटिफिक नेम कौन सी जुबान से लिए गए थे? लैटिन जुबान से। Linnaeus published the list of name of plant in 1753. उसके बाद फिर नंबर 3 पे क्लासिफिकेशन के हवाले से जिनका बड़ा नाम है वो है बर्नार्ड डी जेसो एंड लेडॉर्ट एंड डी जेसो।
इन दोनों ने क्या किया था, they try to improve the system of classification of lineages. They introduced the natural system of classification. They classified the plant into 15 classes and 100 order. They separated the seed producing plant from non seed producing plant. They also differentiate between monocot and dicot. ये इन दोनों साइंटिस्ट ने बड़ा काम किया। उसके बाद आ जाता है ऑगस्टिन पायरम डी कॉन्डले, ये कंप्लीट नेम है इसका, अगस्टिन पायरम डी कॉन्डले। ही ट्राइड टू इंप्रूव द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ जेसेस। ही डिवाइडेड द प्लांट इनटू 2 1 3 ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू हिम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर वर यूजलेस फॉर क्लासिफिकेशन, ही यूज्ड ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, जो भी विजिबल कैरेक्टर उसको नजर आते थे इसने उनको यूज करके जितने भी उस वक्त प्लांट आइडेंटिफाइड थे उनको 213 ऑर्डर में तकसीम किया। फिर आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का तो अब तक हमने ये पढ़ा था कि इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है, इसके साथ साथ इसने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंशिएट भी किया, उनके अंदर जो भी प्लांट की खसूसियात थी एक दूसरे से सेपरेट किया। उसके बाद आ जाता है बेंथम एंड हुकर। They were British botanists. They gave their own classification system. Their system was based on the de Condley system of classification. They divided the plant into 202 orders. They worked on phenomena of alternation of generation in flowering plant. ये बड़ा most important point है कमीशन के क्वेश्चन के हवाले से कि phenomena of AOG alternation generation किसने मुतारिफ करवाया था, बेंथम ने। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, इसके साथ साथ इसने क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद है विलहेल्म होम्स्टर, इसका जो एफ है वो साकिन है, विलहेल्म होम्स्टर। ही डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लोअर प्लांट। जी बताएं लोअर प्लांट कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट्स। एक्जेक्टली, ठीक है आप दोनों ने। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? लोअर प्लांट होता है क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं होता इनके अंदर। उसके बाद इट हेल्प्ड इन क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ गया विलहेल्म एल्कलर। ही इंट्रोड्यूस फाइलोजेनेटिक ट्रेंड इन प्लांट क्लासिफिकेशन। ये बात बड़े काम की आई है। फाइलोजेनेटिक में क्या होता है, क्लासिफिकेशन भी करोगे सिमिलैरिटी डिफरेंसेस की बेस पे, साथ ही साथ उनकी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखोगे। He divided the plant into two major groups, cryptogams and क्रिप्टोगैम्स में कौन से पौधे आ जाते हैं, सीडलेस प्लांट, जबकि फिनेरोगैम्स में कौन से आ जाते हैं, ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। फिर इसने क्रिप्टोगैम के 3 ग्रुप बनाए जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट थे, सीडलेस थे। क्रिप्टोगैम्स के कितने? 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि फिनेरोगैम्स की 2 डिवीजन बनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को 9 पॉइंट तक? सर यहाँ थैलोफाइटा में एल्गी आएगी? एग्जैक्टली, एल्गी आएगी इसमें। उसके बाद है अडोल्फ एंगलर एंड कॉर्ल प्रेंटले। Their system of classification was based on phylogenetic consideration, वही systematics plus evolution. They divided the whole plant kingdom on the basis of phylogenetic relationship. उसके बाद है चार्ल्स एडमंड बेसे। He modified the Bentham and Hooker's classification system. उसके बाद रॉबर्ट विटेकर, इसने 5 किंगडम सिस्टम मुतारिफ करवाया और अलगी ही रिमूव्ड अलगी, बैक्टीरिया, फंगाई, फ्लाम प्लांट, उनके लिए सेपरेट सिस्टम बना के दिया। देन लास्ट पे आ जाता है मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। इन दोनों ने क्या किया था, रॉबर्ट विटेकर के दिए गए 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया था और किंगडम्स के नेम को भी थोड़ा चेंज किया। कैसे? देखें इसने क्या किया था, देखें रॉबर्ट विटेकर ने सिमिलैरिटीज वगैरह बेस बना के 5 किंगडम बना दिए। इसने उन्हीं सिमिलैरिटीज के साथ साथ साइटोलॉजी को, जेनेटिक्स को, सब बातों को बुनियाद बना के रॉबर्ट विटेकर के दिए गए 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जी
सर बस करते हैं, बस आज के लिए इतना ही काफी है। ये चैप्टर एंड होने वाला है। नहीं सर, ये आगे बहुत डिटेल में है, ये सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलग-अलग, बस 1 मिनट रुके, मैं देख लेता हूँ सबर। ताकि किसी चलें, अब तक तो हमने पढ़ा ना क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, और साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए उनके हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चले, ये प्रॉपर हेडिंग आ गई है, क्लासिफिकेशन के कितने सिस्टम दिए गए हैं, इस हवाले से हम लोग फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलें ठीक है, इस वीडियो में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको एक बार फिर गो थ्रू कर लें, कौन कौन सी बातें। इसमें हमने देखा है क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन के कौन कौन सी बातें बुनियाद बनाई गई, और फिर क्लासिफिकेशन के लेवल्स कौन से हैं, उसके यूनिट्स कौन से हैं, और देन जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था वो है क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री। इन बातों को आज हमने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट फिर हम लोग क्लासिफिकेशन के सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इस जितना आज हमने डिस्कस किया है इसको आप लोग रीड करोगे, रीड करके कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी पॉइंट होता है, क्यूरी होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछेंगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।